आज हम डिस्कस करेंगे एक पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे लिखा था टी.एस. इलियट ने। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताता हूँ। ये एक पोएटिक टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है, जिसमें कैरेक्टर जो है वो नरेट करता है अपने इनर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और इंटेंशंस को, और वो ऑडियंस को सपोज करके ये बोलता है। मतलब इनडायरेक्टली जो है ये सब वो ऑडियंस से ही बातें कर रहा होता है, उनको बता रहा होता है। अब आप पूछोगे कि इसमें और सोलोलक्वी में क्या फ़र्क है। तो सोलोलक्वी जो है वो ड्रामा में यूज़ किया जाता है। सोलोलक्वी में जो एक कैरेक्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से खुद से बातें कर रहा होता है, ना कि किसी ऑडियंस से या किसी रीडर को मुखातिब करके बोल रहा होता है। तो ये डिफरेंस है ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलोलक्वी में। अब हम थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। टी.एस. इलियट। दोस्तों, टी.एस. इलियट जो है 1888 में पैदा तो अमेरिका में हुए थे, लेकिन बाद में जो है वो यूके में यानी इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए और बाकी पूरी लाइफ उन्होंने वहाँ पे गुजारी, और इनकी डेथ 1965 में हुई थी। तो ये मॉडर्न एज के बहुत बड़े राइटर थे। अगर इनके हम पेशे की बात करें तो ये पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, पब्लिशर भी थे, एडिटर भी थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। यानी कि इतने सारे काम इसने जो है कर रखे थे। तो ये बहुत बड़े फिगर हैं मॉडर्न एज के। और अगर इनकी नोटेबल वर्क्स की बात करें तो पोइट्री के अंदर इनका जो मेजर वर्क्स हैं उसमें द वेस्टलैंड, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, द होलो मैन, ऐश वेंसडे। और अगर इनके प्लेज की बात करें तो मर्डर इन कैथीड्रल और द कॉकटेल पार्टी जो नोटेबल हैं। और क्रिटिकल वर्क्स भी इन्होंने लिखे हैं जिसमें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स और मेटाफिजिकल पॉइंट्स के ऊपर भी इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है। और दोस्तों, इनको जो है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1948 में भी मिल चुका है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। दोस्तों, इस पोएम में जो टेक्स्ट लिखा है मैं लाइन बाय लाइन नहीं डिस्कस करूँगा, बल्कि इसमें जो मेन चीज़ बताई गई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये पोएम एक मिडल एज बंदे की है, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, जो अपने लवर को प्रपोज करने जा रहा है, लेकिन वो परेशान है कि क्या वो मानेगी या नहीं। यानी कि उसके अपने एज को लेके और अपने कमज़ोरियों को लेके वो काफ़ी परेशान है। तो मैं आपको इस पोएम को इस तरह समझाऊंगा कि टेक्स्ट जो है वर्ड बाय वर्ड नहीं, बल्कि मेन चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जिक्र करता है कि चलो मैं और आप चलते हैं उन गलियों से, उन रास्तों से जहाँ सस्ते होटल्स हैं, गंदे जो रेस्टोरेंट हैं डस्ट से भरे हुए, जहाँ से औरतें आती हैं जाती हैं, माइकल एंजेलोस के बारे में बातें करते हुए। दोस्तों, ये माइकल एंजेलो जो है ये एक इटालियन पेंटर है मशहूर। और उसके बाद ये हमें बताता है कि जो मौसम है वहाँ का काफ़ी ठंडा है, अक्टूबर का महीना है, और वहाँ से जो स्मोक है वो निकलती है दीवारों को छूते हुए और पाइपों के ज़रिए बाहर आती है। ये सारी बातें हमें बताता जाता है। और हर तरफ जो है धुंध ही धुंध है, यानी कि टाइम इतना स्लो है कि बंदा कोई भी काम आराम से कर सकता है, हज़ारों फैसले कर सकता है, उनको वापस ले सकता है, किसी को मार सकता है और उस मर्डर को छुपा भी सकता है। यानी कि इतना कुछ ये सोच रहा है और यानी कि नरेट करता हुआ हमें भी बताता जा रहा है। और उसके बाद ये कहता है कि मेरे पास भी बहुत वक्त होगा कि मैं हिम्मत करूं कि मुझे जो बात करनी है वो कर सकूंगा या नहीं। उसके बाद ये अपनी कमियां बताना शुरू कर देता है कि अगर उसने मेरे सर के ऊपर वो गंजापन देख लिया तो क्या होगा, उसने मेरी पतली टांगें देख ली तो क्या होगा, और उसने मेरे पुराने बटन देख लिए तो क्या होगा। तो अभी वक्त है मैं अपना फ़ैसला बदल लूँ। यानी कि मैं उससे कैसे बताऊंगा कि मैंने ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहों पे ज़िंदगी गुजारी है, यानी ऐसी गलियों में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अगर वो ये सब सुनेगी तो वो तकिया सरका के यही बोलेगी कि मेरा ये मतलब नहीं था जो तुम समझ के आए हो। यानी ये बंदा जो है उस रिस्पॉन्स से खौफज़दा है। अब दोबारा ये हिम्मत करता है और ये सोचता है कि मैं शहज़ादा जो प्रिंस है हैमलेट है वो तो नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ जो वज़ीर होता है मैं वो ज़रूर हूँ। यानी अक्लमंद, हर वक्त मशवरा देने वाला और जो है अच्छे फ़ैसले करने वाला वो हूँ। लेकिन बाद में फिर परेशान हो जाता है क्योंकि वो भी एंड में एक फूल ही लग रहा होता है, तो इतना कोई ख़ास उसका किरदार नहीं होता। अब ये फिर सोचता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, क्या मुझ में हिम्मत है कि मैं एक आड़ू खा सकूँ? क्या मुझ में हिम्मत है कि मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन सकूँ, बीच पे जा सकूँ? अगर वहाँ पे परियां गाना भी गा रही होंगी तो वो मेरे लिए नहीं गाएंगी। और फिर ये एक बताता है कि मैंने बीच पे जो है वो जल परियों को देखा जो सफ़ेद और काले जो लहरें हैं समंदर की उनको जैसे कंघी कर रहे थे, और हम एकदम से समंदर के तह में पहुँच गए और वो हमें मुख्तलिफ़ समुद्री जड़ी बूटियों, सुर्ख रंग के, भूरे रंग के जो थे उनसे वो हमें हार पहनाने वाले थे, यानी कि हमारा इस्तकबाल करने वाले थे कि इंसान की आवाज़ ने जगा दिया और हम डूब गए।
और यहीं पे इसका जो है वो पोएम ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये जाता ही नहीं है, बस यहीं पे जो परेशानी में बातें कर कर के पूरी पोएम ख़त्म कर देता है। दोस्तों अब हम इस पोएम के मेन थीम के बारे में जानते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है, यानी किस पर्पज़ के लिए टी.एस. एलियट ने ये पोएम लिखी है। दोस्तों इस पोएम के ज़रिए टी.एस. एलियट हमें बताना चाहता है कि जो मॉडर्न मैन है, आज के दौर का आदमी, वो कितना एंजाइटी फ़ील करता है, लोनलीनेस फ़ील करता है, एजिंग का फ़ियर है उसे, यानी कि जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें डर पैदा होता है और सोशल कस्टम्स के ख़िलाफ़ बात करने से या उनके ख़िलाफ़ जाने से घबराता है, डरता है। और यही जो फ़ियर्स हैं वो उसको इनडिसिसिव यानी कि फ़ैसला ना करने की सलाहियत पैदा कर देते हैं और वो जो है कोई भी बोल्ड कदम नहीं उठा पाता, कोई फ़ैसला नहीं कर पाता और तन्हा रह जाता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है, ज़िंदगी से बेज़ार हो जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ऑलरेडी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर भी करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।